नाज़रीन, हमें मारूफ दानश्वर, तजिया निगार, इकानमिस्ट, मुसन्निफ़ जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हम आज चाहते हैं कि वो तमाम जो हमें अच्छी अच्छी खबरें सुनाई गई हैं कुछ तस्दीक ले लें हम उनसे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जनाब कि हम जो है वो $1 ट्रिलियन की इकानमी बनने जा रहे हैं। ये सारी रोज़ी पिक्चर जो उन्होंने पेंट की है, हम तो चाहते हैं अल्लाह करे ये दुरुस्त हो, मगर हाउ डू यू सी 2025 अनफोल्डिंग इकनॉमिकली फॉर पाकिस्तान? डॉक्टर साहब जी, मेरा ख्याल है कि शायद 1 ट्रिलियन की इकानमी तो हम अभी भी हों, अगर हम इनफॉर्मल इकानमी को भी ऐड कर लें और जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी पैरेलल इकानमी में असला है, फिर उसके बाद ड्रग्स हैं, वो तो बाहर कैफ क्रिमिनल एंगल से भी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि हम अगर शहरों में देखें तो ख़ास तौर पे आपको हर जगह रेल पेल नज़र आती है कि कितना कैश जो है वो पाकिस्तान में यानी कि आप सर्कुलेट कर रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे नंबर जो हैं वो हमेशा ही ख़राब होते हैं। पॉलिसी तो ख़राब होती है हमारी कायद साहब, मगर नंबर्स भी हमारे हमेशा जो है वो आउट ही रहते हैं। चलिए मैं ये पाकिस्तान उड़ान के बारे में अर्ज़ कर दूं कि जो बात वो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि मार्च से लेकर अब तक हमने कितना मज़ीद कर्ज़ा लिया और पाकिस्तान के जो 19 ट्रिलियन के अखराजात हैं वो तो सारे के सारे अभी भी उस पर डिफेंस भी जो हमारा 2.12 हमने ट्रिलियन रखा था और उसमें चले 600 की वो भी लगा लीजिए, पेंशन भी, कुछ और भी ज़ाहिर खर्चा, मगर वो सारे का सारा तो हम बोरोड मनी से कर रहे हैं। अब ये किस माइक्रो यानी कि नंबर्स जो होते हैं ये इकॉनमी की मजबूती को ज़ाहिर नहीं करते। 25वीं दफ़ा तो हम IMF के ICU वार्ड में हैं और फिर जश्न मनाते हैं। आप बताइए कि अगर किसी का मरीज़ अपने 77 साल में 25वीं दफ़ा वो ICU में जाए तो क्या उसकी ख़ानदान को जश्न मनाना चाहिए? अब हम वाहिद मुल्क है जब हम किसी कर्जा साइन करते हैं तो जश्न मनाते हैं, बजाय उसके कि शर्मिंदा हों कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हम सादा अल्फाज में अपने नाजरीन के लिए अर्ज़ कर देते हैं कि आप बताइए कि एक मरीज़ मुसलसल ICU में है और हम ये कह रहे हैं कि वो उड़ान भर लेगा। पहले तो वो वहाँ से ICU से निकले, अपनी सेहत ठीक करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ शुरू करे। सर, मैं दो तरह की पिक्चर आपके सामने रखता हूँ, फिर आपसे रहनुमाई लेता हूँ। एक तो उड़ान पाकिस्तान का कल जो ऐलान किया गया उसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि हम $60 अरब तक ले जाएंगे अपने बरामदात को 2029 तक, और फिर कहा गया कि 2035 तक 1000 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगी, रोज़गार के मौके पैदा हो जाएंगे, ज़राअत जो है वो उसको बेहतर बना दिया जाएगा, 5 बरसों में शरह नमू 9.8% तक ले जाएंगे, शरह खानगी 70% होगी, गुर्बत की शरह 13% तक लाने का मनसूबा बंदी है। ये तो एक तरह की पिक्चर है। लेकिन दूसरी जानब जो है पेट्रोल आज 258 रुपये है और डीजल 252 रुपये है, बिजली का फ़ी यूनिट 70 रुपये फ़ी यूनिट तक है और गैस संतों को जो है 2750 रुपये फ़ी MMBTU मिल रही है। डॉलर 280 रुपये का है सर, और टैक्सेस और ड्यूटीज़ की बरमार है जो कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं 15 रुपये तक लाऊंगा। क्या पेट्रोल और डीजल 100 रुपये का सर हो जाएगा जो इकानमी हमने बेहतर करनी है? ये सवाल ये है कि क्या बिजली का टैरिफ 20 रुपये का हो जाएगा? क्या संतों की गैस जो है वो 10,000 रुपये को मिलेगी या डॉलर 180 का हो जाएगा? तो क्या सर आप रहनुमाई कीजिए कि उड़ान पाकिस्तान ये मौजूदा जो मैंने पिक्चर बयान की है इसके होते हुए हम उड़ान भर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये कोई ख्याली पुलाव नया नहीं है। पहले आपको 2050 वाला विजन याद होगा एहसन इकबाल साहब का, फिर डार साहब का हमारा G20 में 1 आध साल में शामिल होना। अब जिस इकॉनमी की बेसिस जो हैं वो इतनी कमज़ोर हों, जैसे अभी आपने फरमाया, जहाँ एनर्जी की कॉस्ट दुनिया में सबसे महंगी हो और वो भी दुरुस्त तौर पे ना मिलती हो, जहाँ इंटरनेट के ऊपर पाबंदियाँ हों और वो सही चलता ना हो, और जहाँ पे हम अपने जो यूथ है उसको सही तालीम ही ना दे पा रहे हों, वो स्किलफुल ही ना बन रहे हों। अब देखिए इकानमी कैसे ग्रो करती है कि आपके पास जो ज़राए होते हैं नेचुरल और ह्यूमन, उसका सही इस्तेमाल और भरपूर इस्तेमाल। हमसे आज तक माइनिंग तो हो नहीं पाई है,
है, जो हमारे ख़जाने हम कहते हैं जी वहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े, बिल्कुल पड़े हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार ख़जाने दिए हैं, मगर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास क्या, हमें तो बाहर से अब कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने क्यों आएगा? जब वो यहाँ उतरते हैं तो धमाके हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार मैं तो यहाँ आया था, कोई मेरे आगे 4, 5, 25, 20 गाड़ियाँ होंगी। चाइनीज़ जो हमारे बहुत करीबी और बहुत उन्होंने हमारी मदद की है, अभी देख लीजिएगा वो कराची वाले वाक़े के बाद उन्होंने क्या हमारी चीज़ों का नोटिस लिया है। अब आप ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल आइसोलेट होकर और ख्याली पुलाव पकाते रहें तो उसके तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं अर्ज़ करूं आपसे कि जब तक हम अपनी फंडामेंटल और ढांचे में अपनी तब्दीलियां नहीं करेंगे, ये बिल्कुल एक एलिटिस्ट इकॉनमी है। ये मैं नहीं कह रहा, आप इशरत हुसैन साहब जिन्होंने बहुत सी हुकूमतों में काम किया उनकी किताब देख लीजिए, वो मुसलसल कह रहे हैं कि जनाब इस इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जाहिर है यहाँ टैक्सेस की भरमार आप इसलिए करते हैं कि आपकी शराफिया याशियाँ। सर मैं यही बात करने लगा हूँ, जो बुनियादी ढांचा है उस पर कल नेपरा ने एक बात की है। नेपरा ने स्टेट ऑफ इंडस्ट्री की रिपोर्ट जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि 20 रुपए फी यूनिट बिजली हो सकती है, और उस पर ब्रेकअप दिया गया है कि जो बुनियादी यूनिट इस वक्त बिजली का है वो 45 रुपए 6 पैसे है, और इसमें जो 45 रुपए 6 पैसे है उसमें 17 रुपए 1 पैसा कैपेसिटी पेमेंट का है, और उसमें 15 रुपए 28 पैसे जो हैं वो टैक्सेस हैं। आइंदा साल के लिए जो मुमकिना एडजस्टमेंट है वो 67 पैसे है, और उसके अलावा जो डिस्को मार्जिन है वो 3 रुपए 10 पैसे का है। 1 पैसा फी यूनिट वो है जो आइंदा साल की इन्वेस्टमेंट जो एडजस्टमेंट है वो उसका है। 1 रुपए 37 पैसे जो है ट्रांसमिशन सरचार्ज हैं, और बिजली के खालस और औसत कीमत जो है वो 7 रुपए 62 पैसे है सिर्फ। नेपरा ये कहता है कि अगर सेल्स टैक्स के 7 रुपए 52 पैसे निकाल दिए जाएं, वो ले लिए जाएं, बाकी जो एडजस्टमेंट है वो ख़त्म कर दी जाए, कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म कर दी जाए, और इसमें 25 पैसे रुपए 20 पैसे तक जो रकम है वो बनती है, तो इसमें यूनिट जो है बिजली का वो 20 रुपए 4 पैसे का हो सकता है। उन्होंने हुकूमत को पूरा फार्मूला बना के दे दिया है। सर आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बहुत सी जो हमारी कॉस्ट हैं वो दरअसल इसलिए ज़्यादा है कि हमने उनके ऊपर भरपूर किस्म की चीज़ें जो है टैक्सेस हों या ये कैपेसिटी चार्जेस हों वो शामिल कर रखी, या ये नाअहली की वजह से है। अब नाअहली की वजह क्या है कि मिसाल के तौर पर आपको अपने अखराजात कम करने थे, आपको अपनी मिनिस्ट्रियाँ कम करनी थी 18th अमेंडमेंट के बाद, वो तो आपने की नहीं। अब उसके लिए आप टैक्सेस लगाएंगे, जब वो टैक्सेस लगाएंगे तो उसमें चीज़ें तो महंगी होंगी। अब ये जो बिजली का मामला है इसके अंदर कैपेसिटी चार्जेस या इतने टैक्सेस, अब क्या हम यूरोप बन गए हैं कि हमें जो है वो 18 से 24% सेल टैक्स लगाया जाए? वो तो उन ममालिक में है जहां वो रियासत मुकम्मल तौर पर फिर आपको एक वेलफेयर स्टेट भी दे रही है। अब IMF आता है, IMF कहता है जी आप टैक्सेस रेट अपने यूरोप के बराबर करें। अब 45% इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और एंगल से आपसे बात पूछता हूँ और मैं आपको ही कोट करता हूँ। बात यह है कि ये जो नेपरा ने आज रिपोर्ट दी है, आपने डॉक्टर साहब इसी शो पे हमें एनलाइटन किया था कि मलाइशिया में जब उन्होंने इसकी तख्तीक की, इसको निकाला खोला IPPs को, तो वो भाग गए थे। क्या ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो फ्रॉडी है, जो फ्रॉड हुआ इस मुल्क के साथ, सारे एग्री करते हैं, वो इसको क्यों हम एक क्रिमिनल एक ऑफेंस हुआ पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जो IPPs का हुआ, वाई टू कंप्रोमाइज विद देम एंड टेल कि यार हमने 5 इधर निकाल दिए, अब इधर 22 पे ले आएंगे, हम लूट मार को 1 अरब से 50 करोड़ पर ले आएंगे। वाई कांट वी डू दैट? देखिए काई साहब, जब मलेशिया ने किया तो मलेशिया ना तो वर्ल्ड बैंक से को लोन ले रहा था ना IMF से। अब हमारा मसला ये है कि एक तरफ तो हम रोज़ जाते हैं कि हमारा, एक तरफ हम कहते हैं जी हम ये कशकोल तोड़ देंगे, फिर हम मिन्नतें करते हुए उनके पास जाते हैं। फिर अगर ये आपको याद होगा IPPs की सारी फंडिंग IFC से आई थी जो कि वर्ल्ड बैंक का एक ज़ैली अदारा है, और जब वो यहाँ लूट मार का बाज़ार गर्म करते हैं, मल्टीनेशनल्स यहाँ पाकिस्तान को लूटती हैं, सारा कुछ करती हैं, यहाँ से सारा पैसा वो ले जाती हैं एट सोर्स, तो हम इस काबिल नहीं हैं कि उनसे बात कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पीछे यही तो अदारे हैं जो आपको इस माशी बदहाली तक पहुँचाते हैं। अब ये तो एक डिज़ाइन है कि आप रोज़ बैठ कर चंद इशारे लेकर उसकी तारीफ़ करें। अगर मैं पहले चीज़ों की कीमतें 10 गुना बढ़ा दूँ और फिर कहूँ कि शरह जो इसकी है बढ़ने की अब सिर्फ 4% रह गई है, तो ये क्या कारनामा
कारनामा होगा। अभी मियाँ साहब ने भी फरमाया कि देखिए ये चीज़ों की कीमतें जो थी ये हमें PDM के ज़माने में 30 से 35% तक हमारा उस वक़्त अफराते ज़र था। अब वो चीज़ों की कीमतें जो बढ़ गई हैं, लोगों की तनख्वाहें तो उस तरह से नहीं बढ़ी। फिर आप देखिए कि पिछले साल उन्होंने तनख्वाहदार तबके पे 45% टैक्स लगा दिया, जो हाईएस्ट दुनिया में कहीं नहीं है, और उनको दे क्या रहे हैं, ना हेल्थ ना एजुकेशन। डॉक्टर साहब एक और बात जिसमें मैं एनलाइटन होना चाहता हूँ, ये चूँकि हमने वो तमाम शराइत पूरी नहीं कर सके बाय एंड लार्ज, मियाँ शाहिद साहब भी हमें उसकी खबरें देते रहते हैं जितना हमने पैसे इकट्ठे करने थे। डू यू थिंक IMF विल गो थ्रू और वो इसी तरह आगे चलेगा और इनको इग्नोर कर देगा जो हमारी शॉर्ट फॉल्स हैं, कमियाँ हैं? डॉक्टर साहब जी देखिए, ये होगा ये कि अगर हमने ये जो उनसे आप कोई वेवर मांगा तो वो कहेंगे अब तो हमारी कोई जियो पॉलिटिकल आपसे लेना देना नहीं है। अगर आपने हमसे बात करनी है, आप पहले CPEC को जो है, आपको याद होगा CPEC को कई दफ़ा उन्होंने झटका पहुंचाया। अब भी वो ये कहेंगे कि जी ये तो आप फैसला कर लें, क्योंकि इस वक्त एक आलमी जंग भी चल रही है कि जहाँ वो ये चाइना से कहते हैं कि जिन मुल्कों में आपका इंटरेस्ट है उनको अब आप रिलीफ दीजिए, हम नहीं देंगे। चाइना की पॉलिसी ये होती है कि वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं मगर USAID की तरह पैसे नहीं देते, और वो ना आपके सियासी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, ना आपके इकनॉमिक मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, और एक डिस्टेंस से अपना वो मफाद देखते हैं। अमेरिका चूँकि आपको पता है। डॉक्टर साहब मेरे इस वक्त स्क्रीन पे खबर चल रही है कि अमेरिकी सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। इसका मतलब है कि नाउ इट इज़ पॉलिटिको इकोनॉमिक इशू। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो इनसे कहेंगे कि आप ये मुतालबात हमारे माने, और देखिए ये कहने की इनको ज़रूरत भी कभी कभी पेश आ रही, कभी तो ज़्यादा तरीके से पेश आ रही है। अब जो इजराइल की बदमाशियां हैं उसमें एक मुल्क जो टारगेट पे है था वो ईरान था कि ये न्यूक्लियर पावर ना बना, हम बना चुके थे, हमें वो इकोनॉमिकली डॉक्टर साहब सफीर ने कोई मुतालबात रखे होंगे इसके अलावा, जो कि IMF के मुतालबात हैं, इसके अलावा कोई मुतालबात रखे होंगे? जी जाहिर है वो चाहते हैं कि इन सूरत हाल में जो हम चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ कोई उसी तरह का फसाद मचाएं जिस तरह का हमने देखा मिडल ईस्ट में है। अब देखिए आप जाकर उनके, अब जो भी अफगान पॉलिसी पे पहले भी बात हो रही थी, इस पर मैंने बहुत किताबें भी लिखी, बहुत काम भी किया, काजी साहब उससे आगाह हैं। हम हमारी सारी पॉलिसियाँ वही डायरेक्ट करते हैं, हमें एक जाल में फंसाते हैं, माशी तौर पर भी हमारी तबाही की तरफ हमें लेकर जाते हैं और सियासी तौर पर भी। अब ईरान से वो कहते हैं आप अपने तल्लुकात ख़राब कीजिए, इससे वो हमारे तल्लुकात अच्छे होने नहीं देते, वरना अगर अमेरिका चाहे तो वो दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी आसानी के साथ ट्रेड खुलवा सकता है। मगर अब भारत हमसे बात ही करने को तैयार नहीं है, तो क्या आइसोलेशन में जब हम रहेंगे और उनके जेरे नगर रहेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? उसके ऊपर हम उड़ान पाकिस्तान। सर थोड़ी सी उम्मीद की बात कर लेते हैं, अगर 2035 तक वजीर आजम की बात मान ली जाए कि 1000 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी हो जाएगी डॉलर की, तो फिर हम तो सर स्विट्जरलैंड से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। तो मुमकिन है कि ऐसा हो पाए? आपको क्या लगता है? पर कैपिटा हमारा जो है ना, देखिए मियां साहब वो सिर्फ 5 मिलियन की आबादी है स्विट्जरलैंड की, और उनकी जो GDP है उसके ऊपर उसको अगर डिवाइड करके देखें। अच्छा ये तो जो डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक दफ़ा जब ये एहसन इकबाल साहब माशाल्लाह बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो वो विजन फलां विजन फलां, तो मैंने कहा था यार ये जो विजन फलां तो बाद में देखेंगे, ये नाइटमेयर 225 जो है इसका क्या करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।